हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जास्ते के निष्कर्षण जो क्लास 12 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम जास्ते के निष्कर्षण को एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इस जिंक के बारे में, मान लीजिए जिंक के निष्कर्षण कर रहे हैं तो जिंक का एक बेसिक बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो संकेत होता है ना, जिंक का क्या होता है, Zn होता है। परमाणु संख्या इसकी 30 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अब्बाउ के सिद्धांत से किया गया है। इसकी उपस्थिति के बारे में बात करेंगे तब प्राकृतिक में जास्ते का जो अयस्क होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, किंतु इन अयस्कों में सबसे प्रमुख कौन सा अयस्क होता है, जिंक ब्लेड, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, Zns होता है। तो इसका देखिए सबसे प्रमुख इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें जिंक की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो जास्ता या जिंक का जो निष्कर्षण होता है अधिक मात्रा में किससे किया जाता है, जिंक सल्फाइड से या जिंक ब्लेड से ही किया जाता है। तो यहाँ पे जस्ते के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिंक ब्लेड को या जिंक सल्फाइड को साफ करके इसके जो मिट्टी और पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको पृथक कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड को सबसे पहले मिट्टी और उसके पत्थर के टुकड़ों को क्या करते हैं, अलग करके उसको साफ कर लेते हैं। इसके बाद इसके महीन चूर्ण को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि फेन उत्प्लावन विधि ही क्यों, सांद्रित करने की बहुत सारी प्रक्रिया होती है, फिर भी हम फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब फेन उत्प्लावन विधि आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग एक लाइन नोट करके पढ़े होंगे कि जिंक फेन उत्प्लावन विधि हमेशा सल्फाइड अयस्कों के लिए ही प्रयुक्त होती है। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जिंक ब्लेड है ना एक सल्फाइड अयस्क ही है। चलिए, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसे क्या करते हैं, हम सांद्रित कर लेते हैं। जिंक सल्फाइड फेन के ऊपर आ जाता है और अधिकांश अशुद्धियाँ पेंदी में बैठ जाती है, ठीक है। फेन उत्प्लावन विधि के जब प्रयोग करते हैं तो जिंक सल्फाइड के जो कण होते हैं वो फेन के ऊपर आ जाते हैं और जितने भी अशुद्धि होती है, अधिकांश अशुद्धियाँ कहाँ चली जाती है, इसके पेंदी में बैठ जाती है। अब सांद्रित अयस्क का सांद्रण हो गया, यानी जिंक सल्फाइड क्या हुआ, सांद्रण हो गया, तो वो अब क्या कहलाएगा, सांद्रित अयस्क। तो अब सांद्रित अयस्क को एक भट्टी में उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया आपका वर्जन कहलाएगा, भर्जन, और इसी का नाम क्या होता है, जारण होता है। आप भर्जन और जारण में पढ़े होंगे कि अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कम ताप पर हम क्या करते हैं, किसी भी अयस्क को गर्म करते हैं और वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन या जारण। और भर्जन और जारण भी आपको सल्फाइड अयस्कों के सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ही अपनाया जाता है। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड किस में जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो जिंक सल्फाइड किस में बदलेगा, जिंक ऑक्साइड में, और साथ में SO2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। फिर उसके आगे पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया में उच्च ताप रहने पर जिंक सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। यदि ताप अधिक रहता है, मतलब जारण की ही क्रिया कर रहे हैं, और यदि ताप बहुत ज़्यादा अधिक हो गया तो उस समय जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से संयोग करता है, और यहाँ पे ताप अधिक, यहाँ पे लिख लीजिएगा अधिक ताप, ठीक है। अधिक ताप जब रहता है ना तो इस समय क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है। अब बोलिए कि ZnSO4 कैसे बना, तो देखिए Zn पर +2 होता है और SO4 पर कितना होता है, -2 होता है, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ताप उच्च रहने पर जिंक सल्फेट जो होता है अपघटित होकर जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ ZnSO4 क्या होता है, उच्च ताप पर अपघटित हो जाता है, उच्च ताप पर अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर हमारा जिंक ऑक्साइड बनाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और प्लस में ऑक्सीजन गैस बनाता है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जिंक ऑक्साइड को इसके आधे वजन के बराबर, जिंक ऑक्साइड को इसके आधे वजन के बराबर कोयले के चूर्ण के साथ मिलाकर मिट्टी के एक रिटोर्ट में गर्म करते हैं। रिटोर्ट का यहाँ पे मतलब हो गया बर्तन, रिटोर्ट का क्या मतलब हो गया, बर्तन। तो सबसे पहले जो जिंक ऑक्साइड होता है ना उसके आधे वजन के बराबर
कोयले की चूर्ण के साथ मिलाकर एक रिटॉर्ट या एक बर्तन में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अकृत होकर क्या बनाता है, जास्ता धातु देता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यानी जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, वो कार्बन द्वारा क्या होता है, अकृत हो जाता है। यानी कौन सी यहाँ पे प्रक्रिया है, अवकरण की प्रक्रिया होती है। अवकरण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन द्वारा अकृत होकर क्या बनता है, जिंक धातु देता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब ये जो हमारा जिंक बचा वो अशुद्ध जिंक है। कैसा जिंक है, अशुद्ध जिंक है। अब इसका जब हम शुद्धिकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जिंक प्राप्त होगा। शुद्धिकरण के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपने वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए, जैसे कि शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं कि हम एक विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं और इस सेल में एल्युमिनियम का एक पत्थर डालते हैं, ठीक है, या ये बोल सकते हैं एल्युमिनियम का एक छड़ डालते हैं और एक अशुद्ध जास्ता का छड़ डालते हैं। ये अशुद्ध जास्ता का छड़ एनोड का काम करता है। उसके बाद ये जो छड़ होता है ना एल्युमिनियम का, ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। और इसमें हम एक विलयन लेते हैं जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का विलयन डालते हैं और इन दोनों छड़ को इसमें लगा देते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा जब इसमें विद्युत अपघटन के लिए हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें का जो जिंक होता है ना, जिंक, ये जो जिंक होता है ये एल्युमिनियम के पत्थर पे जाके एकत्रित हो जाता है और ये हमारा शुद्ध जिंक होता है, जिसको छड़ को बाद में हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या हो गई, जस्ते का शुद्धिकरण हमारा हो गया। इसको आपको लिखना होगा, तब कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का एक पत्थर लेते हैं, एल्युमिनियम का एक पत्थर लेते हैं और साथ जो कैथोड का काम करता है, उसके बाद जिंक की एक छड़ लेते हैं जो एनोड के रूप में रहता है और इन दोनों छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है। इस क्रिया में जो जिंक होता है वो एल्युमिनियम के पत्थर पे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, बाद में अलग कर लेते हैं। इस तरह हमें शुद्ध जिंक प्राप्त होता है या शुद्ध जस्ता प्राप्त होता है। थैंक यू।